गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो एनएमएमएस के सभी विद्यार्थियों को बेस्ट विशेस। कल आपका एग्ज़ाम है। होप आपने अच्छी स्टडी की होगी जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो बच्चों बिल्कुल कल के लिए प्रिपेयर रहना है। एक दो टॉपिक आज मैं मेन टॉपिक्स करवा रहा हूँ जिसको बच्चों जो आपके कम से कम आज 10 से 15 क्वेश्चंस आपके जिससे कवर होंगे। ये टॉपिक मैंने लास्ट में इसीलिए रखा था ताकि आपको ध्यान में रहे और कल एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो बच्चों एक बार ध्यान से समझना, मैं जिस टॉपिक को करवाने जा रहा हूँ ये बच्चों लास्ट क्लास से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं पोजीशन से रिलेटेड टॉपिक की आज हम बात करेंगे। पोजीशन बच्चों बिल्कुल ही पिछली क्लास से लिंक्ड टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है। देखो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप बात करते हो कि इसमें बच्चे इस क्वेश्चन दिए होते हैं इस टाइप से, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक गोल टेबल है जिसके चारों तरफ कई लोग बैठे हैं, तो बच्चों उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक गोल टेबल है, एक गोल टेबल है, इसके चारों तरफ चार कॉर्नर सपोज करो अपोजिट में बैठे हैं चार आदमी, एक जगह ए बैठा है, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। तो बच्चों यहाँ आपसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। पहले सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। बच्चों इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ ये आपको डायग्राम सपोज करो एग्ज़ाम में दिया हुआ है, एग्ज़ाम में ये डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ए और सी के बीच में कौन बैठा है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों बी और डी के बीच में कौन बैठा है। तो बच्चों इस टाइप का अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो स्टेटमेंट पढ़ो, आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, ये कहते हैं कि ए और सी के बीच में कौन बैठा है। देखो बच्चों ए और सी के बीच में बी भी है और ए और सी के बीच में डी भी है, तो हमें राइट बच्चों क्लियर नहीं है, एडजेक्ट हमें क्लियर नहीं है। देखो इन द सेंस आपको ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन आपका है बी, सेकंड ऑप्शन है आपका डी, थर्ड है बी और डी, यानी कि आइदर दिस और दिस, या तो ये या ये। तो बच्चों लास्ट आपका दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो अब हमें क्लियर नहीं है, ए और सी के मिडल में पूछा है हमसे कि कौन बैठा है। तो देखो ए और सी के बीच में बी भी हो सकता है, ए और सी के बीच में डी भी हो सकता है। तो हमें क्लियर एडजेक्ट नहीं पता कि कौन बैठा है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और डी, ताकि आपको ये क्लियर नहीं है कि बी बैठा है या डी बैठा है। इसी तरह से हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बी और डी के बीच में कौन बैठा है। तो देखो बच्चों बी और डी के बीच में कौन है, बी और डी के बीच में अगर हम यहाँ से मैंने आपको लास्ट क्लास भी बताई थी, क्लॉकवाइज आपकी डायरेक्शन चलती हैं ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज आपकी डायरेक्शन चलती हैं ऐसे। घड़ी की सुई जैसे चलती है वो होती है आपकी क्लॉकवाइज, जैसे ऐसे चलती है घड़ी की सुई, इधर इधर से चलती है ना, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम इसको अपोजिट बोल दें तो हम इसको, जो ये सीधी चलती है ना बच्चों 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पोजीशन, जो क्लॉक की तरह घूमती है। जो मैंने ये बनाया सिंबल, ये क्लॉक की तरह घूम रही है। एक हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज, जो अपोजिट होती है, जिसमें ऐसे घूमती है उल्टी तरफ, 10 9 8 7 6, वो आपकी होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखो बी और डी के बीच में हमसे पूछा है, तो बी और डी के बीच में बच्चों सी भी है और ए भी है, तो हमें क्लियर एडजेक्ट पता नहीं है। तो आपका राइट आंसर रहेगा आइदर ए और सी, या तो ए या सी। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आइदर ए और सी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं
ये आपका बिल्कुल सिंपल पैटर्न था। इससे रिलेटेड और बताता हूँ बच्चों, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको और टॉपिक क्लियर हो। अब आपको कई बार क्या होता है बच्चों, स्टेटमेंट खुद ही डिज़ाइन करनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट डिज़ाइन अगर आपकी गलत होगी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बच्चों स्टेटमेंट डिज़ाइन आपको मैं पूरी स्टेटमेंट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट दी हुई है कि एक गोल टेबल के चारों तरफ 5 लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलते ही आपको गोल टेबल बनानी है। गोल टेबल में कोई भी आप 5 पोजीशन ले सकते हो। सपोज अगर मैंने यहाँ ले दिया, आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है जहाँ मैंने ली है वहीं लेनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कहता है कि ए और सी के बीच में बी बैठा है। अब बच्चों जब भी आपको पूरी इसने एग्जामिनर ने कह दिया कि गोल टेबल लेनी है, गोल टेबल में 5 आदमी बैठे हैं, 5 आदमी में भी ये आपको कह देता है कि स्टेटमेंट है कि आपकी ए और सी के बीच में बी बैठा है। जैसे जैसे बच्चों एग्जामिनर बोलता जाए उसी अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते जाओ। ये डायग्राम से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन बच्चों कम से कम आने वाले हैं। बिल्कुल गारंटेड 5 क्वेश्चंस आएंगे और हो सकता है कि इसी डायग्राम से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ ले। एक बार ध्यान से समझना, मैंने पहली लाइन बोली एक गोल टेबल के चारों तरफ 5 आदमी बैठे हैं। तो एक गोल टेबल हमने बना ली, 5 हमने जगह बना ली, 1 2 3 4 5। उसके बाद मेरी नेक्स्ट लाइन क्या थी कि ए और सी के बीच में बी बैठा है। तो ए और सी के बीच में हमने बी को बिठा दिया। ठीक है जी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हम ये कहता है कि ए के दाईं ओर डी बैठा है, ए के दाईं ओर डी बैठा है। तो देखो जहां भी हमने ए लिया है उसकी दाईं ओर, दाईं बच्चों डायरेक्शंस का चैप्टर अगर आपको याद हो, आपने अच्छे से समझा हो, तो डायरेक्शन में क्या था बच्चों की जहां भी कोई पोजीशन रुक जाती थी, आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। वहां पे भी हमने यही बात की कि जहां पे भी कोई रुक जाती है वहां से हम पोजीशन काउंट करते हैं उसकी कि उसका राइट साइड ऊपर है और लेफ्ट साइड नीचे है। यहाँ भी बच्चों वही बात कर रहे हैं। यहाँ हम ए से हमारा पोजीशन पूछी है तो ए पे हमारी पोजीशन बच्चों राइट साइड आपकी इधर है जो क्लॉकवाइज है। ठीक है, डी आदमी बैठा है ए के बिल्कुल राइट साइड में। यहां तक आपकी क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल आपका। अब इससे रिलेटेड बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको स्टेटमेंट दी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिफरेंट बहुत से कम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। देखो बच्चों मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि ई कहां बैठा होगा। सबसे पहले मैंने पूछा बच्चों ई कहां बैठेगा। अब आप देखो, आपको जो स्टेटमेंट दी है उसके बिहाफ पे आपने 4 आदमी बैठे हैं, ए बी सी और डी। अब आपसे ई का पूछ लिया तो बच्चों ई का बिल्कुल निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी की पोजीशन आपको पता है कि यहाँ बैठे हैं। ई की आपको पोजीशन नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि ई एक ही पोजीशन खाली बची हुई है। एक पोजीशन पे बच्चे एक चेयर है बच्चों, तो एक चेयर पे एक ही पर्सन बैठ सकता है। तो हमारी जो भी चेयर खाली है उस पे कौन बैठ जाएगा, ई। तो पहले हमारा एक चीज क्लियर होगी। अब हमारा क्वेश्चन था कि जो खाली चेयर बची हुई है उस पे कौन बैठेगा, तो उस पे बच्चों ई बैठेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि डी और सी के बीच में एक आदमी बैठा है, वो कौन बैठा है। ठीक है बच्चों, जब तक आपको ये वाली चेयर भरी हुई नहीं दिखी थी, आपको ये चीज ब्लैंक थी, ये वाला ऑप्शन आपका ब्लैंक था, क्योंकि ई आपने अब लिखा है। तो डी और सी के बीच में अगर एक बच्चे की, एक पर्सन की अगर डिटेल कहता है तो वो आपका ई है। अगर ये कहता है कि डी और सी के बीच में 2 आदमी बैठे हैं तो उन दोनों का नाम बताएं, तो उन 2 बच्चों ये देखो, तो इसका मतलब यहाँ तो एक आदमी है लेकिन इसके अपोजिट में 2 आदमी हैं, ए और बी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता, ए एंड बी, ए और बी। देखो बच्चों ए और बी और ए एंड बी, इन दोनों में बहुत फर्क है। जो आपका एंड वर्ड यूज होता है जिसको हम हिंदी में और कहते हैं, ए और बी। ए और बी का मतलब है बच्चों एंड, और को एंड बोलते हैं, ए एंड डी। लेकिन एक होता है आपका ए और बी, इंग्लिश में और कहते हैं। और का वर्ड है कि या तो ये बैठा है या ये बैठा है। अपने इंग्लिश में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, आइदर और नाइदर नोर आपके टीचर्स ने, इंग्लिश के टीचर्स ने बहुत अच्छे से समझा दिया होगा। आप
फिफ्थ ऑनवर्ड्स आप इंग्लिश में सीखते आए हो कि आइदर दिस और दिस एंड नोर नाइदर, ये सब वर्ड आप भली भांति परिचित हो, इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल इंग्लिश के टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से ये करवा रखा है सभी बच्चों को। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एंड का मतलब है कि दोनों, ए और बी दोनों, लेकिन ये वाला जो और है ओ आर, इसका मतलब ये है कि आइदर दिस और दिस, या तो ए बैठेगा या बी बैठेगा, ठीक है। एक तो इसमें इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि डी और सी के बीच में ऐसे कौन से दो आदमी हैं, तो वो दो आदमी कौन है, ए एंड बी। एंड का मतलब दोनों जने बैठेंगे, ए भी बैठा है और बी भी बैठा है, दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में ये कौन कौन बैठा है, ए और बी, दोनों जने बैठे हैं। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ना कि ए और बी। ए और बी आपका जब ही होगा जब आपकी क्वेश्चन में डाउटफुल सिचुएशन हो, जब आपका क्लियर ना हो कि ए है या बी है, जब आपका ये यूज होता है। जैसे हमने यहां यूज किया था आइदर बी और डी, या तो बी बैठेगा या डी बैठेगा, या तो बी होगा इसके सेंटर में ए और सी के, या डी होगा, एक आदमी होगा कोई भी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। इसमें आपका बच्चों कुछ भी पूछ सकता है। इसमें आपका सपोज करो ये पूछ लिया कि बी के राइट साइड में कौन बैठा है, टेबल आप बना चुके हो, इससे रिलेटेड अब एग्जामिनर चाहे 10 क्वेश्चन पूछे चाहे 20 क्वेश्चन पूछे, आपको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बी के राइट साइड में कौन होगा, तो बच्चों बी जहां भी है, डायरेक्शन वाला चैप्टर में आप बताया पढ़ा रखा है आप सभी को, बी के राइट साइड बच्चों यहां अगर कोई आदमी है तो उसका राइट साइड कहाँ होगा, इधर ऊपर। तो बी के एग्जैक्ट राइट साइड में कौन बैठा है, बी के एग्जैक्ट राइट साइड में ए है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस टाइप से ये क्वेश्चंस होंगे। इसी टाइप से आपका सी के राइट साइड में, सी के लेफ्ट साइड में, सी के लेफ्ट साइड में दूसरा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा कि सी के लेफ्ट साइड में दूसरा आदमी कौन है, तो ये देखो यहां सी है, सी का राइट इधर है, अगर हम यहां से देखें तो राइट इधर है और लेफ्ट, ये इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो लेफ्ट में दूसरा, अब देखो दूसरा पहला आदमी तो ये हो गया, और दूसरा आपका डी हो गया, तो सी के राइट साइड में दूसरा आदमी, सेकंड पर्सन आपका कौन सा हो जाएगा, डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो आपका है कैलेंडर। कैलेंडर से आप सभी बच्चे भली भांति परिचित हैं, सभी बच्चे भली भांति परिचित हैं। कैलेंडर में बच्चों बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात करता हूँ। लीप ईयर आप सब बच्चे पढ़ चुके हैं। लीप ईयर होता है बच्चों 4 साल में एक बार आता है, और बेसिक इसका जो याद करने का तरीका है वो ये है कि जो 4 से ईयर डिवाइड हो जाए, जैसे 2020 आपका जो साल चल रहा है, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ऐसे जितने भी ईयर जो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं वो आपके लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसमें फेब आपका 29 दिन का होता है, और टोटल जिसमें 366 डेज होते हैं जिस साल में, वो आपका लीप ईयर होता है। हमें ज़्यादा डेफिनेशन याद नहीं करनी, हमें अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो बच्चों आपको लीप ईयर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना। तो इसमें बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका सपोज करो आपको ये कह दिया कि 1 जैन को, 1 जैन को अगर संडे है तो 9 तारीख को क्या होगा, 9th जैन को क्या होगा। आप हाथ से काउंट कर लो, इजीली हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 इजीली हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि 1 को है तो प्लस उसके बाद 7 को आएगा अगला, मतलब अगले 8 तारीख को संडे आएगा। तो 9 तारीख का पूछा है तो आप इजीली बता दोगे कि 9 को मंडे होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसमें बिल्कुल ही सिंपल। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर लीप ईयर जरूरी नहीं है कि लीप ईयर आपको क्लियर डिफाइंड होगी ये लीप ईयर है, आपको अपने आप भी एज्यूम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोला जाता है कि फरवरी 2020 में 20 तारीख को सोमवार है,
20 तारीख को सोमवार है बच्चों। तो ये कहता है कि आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मार्च 3 को क्या वार होगा। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये याद रखना है कि 2020 आपका 29 दिन का फरवरी होता है, क्योंकि ये लीप ईयर होता है आपका। तो लीप ईयर होता है, तो बच्चों लीप ईयर की बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन है कि जिसमें आपका फरवरी 29 दिन का होता है। तो आपको 29 दिन काउंट करके उसके हिसाब से नंबर ऑफ डे या जो भी आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो वो आपको इजीली निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल इजी हैं। कोई इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैं 1 सेकंड इससे रिलेटेड आपको बच्चों इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। इसके बाद मैं आपका एक टॉपिक और करवाता हूँ बच्चों, जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको लेके आप मतलब इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करना। कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक में से आने वाले हैं। जिसने अब अगले 10 मिनट में जिसने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं है टॉपिक बच्चों। 2 एग्जाम्पल कराऊंगा और बिल्कुल ही अच्छे से समझना है। आपको डायग्राम बच्चों दिया मिलेगा, देखो एक आपको ये डायग्राम दिया है, एक आपको ये डायग्राम दिया है और एक आपको ये डायग्राम दिया है। एक रेक्टेंगल दिया है आपको, एक आपको ट्रायंगल दिया है और एक आपको सर्कल दिया है बच्चों। 3 दिए हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लूं ताकि आप क्लियर हो जाएं। इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूं बच्चों। देखो बच्चों एक बार, अब इसमें आपकी स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ये आपकी स्टेटमेंट दी हुई है बच्चों। जो आपका ट्रायंगल है वो है, मतलब मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम लेता हूँ क्वेश्चन। जो आपका ट्रायंगल है ये कहता है कि ये बच्चे जो है एजुकेटेड हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं। जो आपका रेक्टेंगल दिया है ये कहता है ये डॉक्टर हैं, और जो आपका सर्कल दिया है ये कहता है ये लॉयर हैं, वकील हैं। क्लियर बच्चों? देखो क्लियर, एक बार ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप कहोगे कि सर स्टेटमेंट इतनी आपने बड़ी बना दी लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो बच्चों एक बार बहुत ध्यान से समझना, नया टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से एक बार सुनना सारी बात। देखो बच्चों 1 सेकेंड होल्ड करना। हाँ जी बच्चों, देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपको जैसे ये स्टेटमेंट दी हुई है, ये कहता है कि ट्रायंगल आपका एजुकेटेड है, जो रेक्टेंगल है ये हमारा डॉक्टर हैं और सर्कल हमारा लॉयर है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किस टाइप के, इसके अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की, कुछ वैल्यूज दी गई हैं। वैल्यूज का मतलब वैल्यूज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि ऐसे कितने ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं 5, 3, 9, 7, 3, 10 जो भी दिए। तो मैं कहता हूं कि लॉयर ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं, ऐसे कितने पर्सन हैं जो लॉयर हैं। तो बच्चों लॉयर, जब भी मैंने आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, ऐसे कितने पर्सन हैं, एम्प्लॉय हैं जो लॉयर हैं। लॉयर का मतलब बच्चों, लॉयर हमारा सर्कल है, तो सर्कल के अंदर जितनी भी वैल्यूज सर्कल के अंदर हैं उन सब का जोड़ हमारा लॉयर है। 9 + 7 + 3 विच इज इक्वल टू 9, 7 आपका 16 + 3 19 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। सेम ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो डॉक्टर हैं। डॉक्टर में देखो बच्चों 5 + 3 + 9 + 7 जितने आपके इसके रेक्टेंगल के अंदर है, रेक्टेंगल के डायग्राम के अंदर जितने हैं 5, 3, 8, 18, 9, 17 और 7, 26 आपके ऐसे एम्प्लॉय हैं जो आपके डॉक्टर हैं। ऐसे ही सीधा आपका एजुकेटेड पर्सन पूछ सकता है। लेकिन बच्चों कंफ्यूजन जब आती है जब हमसे पूछता है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो लॉयर हैं प्लस में जो डॉक्टर हैं।
तो बच्चों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपका एक बार स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में आपका कहता है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो डॉक्टर भी हैं और लॉयर भी हैं। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में जहां हमारा डॉक्टर और लॉयर जहां पे भी इंटरसेक्ट होता है, जहां पे भी आपस में काटता है, हमें खाली उस पोर्शन को लेना है बच्चों। 9+7 जहां जहां दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को, डायग्राम खाली वही वैल्यू लेनी है। तो वो वैल्यू बच्चों हमारी है 9+7 विच इज इक्वल टू 16 हमारा राइट आंसर है। 16 हमारा राइट आंसर है। बच्चों ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कितने एजुकेटेड लोग हैं जो डॉक्टर हैं, ऐसे कितने एजुकेटेड लोग हैं जो डॉक्टर हैं। तो बच्चों एजुकेटेड लोग देखो, जहां पे भी एजुकेटेड और डॉक्टर दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को, वो आपकी वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। तो देखो बच्चों यहाँ इन दोनों का ज्वाइंट हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज हैं आपकी 3+9 विच इज इक्वल टू 12। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाला है। एक आपको डायग्राम दिया होगा, 5 आपको क्वेश्चन दिए होंगे, पांचों आपको सोल्व करने हैं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 7 को भी जोड़ के दिया होगा इसमें, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये आपका जो डायग्राम है बच्चों, आपको एजुकेटेड और डॉक्टर का कॉम्बिनेशन पूछा है, लेकिन आपका 7 जो है यहाँ ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा, ट्रायंगल से बाहर आ रही है ये वैल्यू 7। देखो यहाँ से नीचे आ रही है वैल्यू, तो इसलिए आपकी ये कंसीडर नहीं होगी। जिन भी दो ऑप्शंस का आपको कॉम्बिनेशन बोला है, उन दो का ही आपको एडिशन करना है, तीसरी वैल्यू को नहीं लेना। सेम रिलेटेड बच्चों एक में आपसे एक और क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जैसे ऐसे कितने लॉयर हैं जो डॉक्टर भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। तो बच्चों लॉयर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एजुकेटेड भी हैं। अब आपको तीनों ही पूछ लिया। अभी तक पहले आपसे एक पूछा था, फिर आपसे 2 पूछा था, अब आपसे तीनों का कॉम्बिनेशन पूछ लिया। तो तीनों के कॉम्बिनेशन में बच्चों तीनों के एरिया में जो भी तीनों सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, खाली हमें वही पोर्शन लेना है बच्चों। देखो ये पोर्शन अकेला ऐसा है जिसमें ट्रायंगल भी आ गया, जिसमें सर्कल भी आ गया और जिसमें रेक्टेंगल भी आ गया। ये खाली पोर्शन ऐसा है। ऐसे 9 एम्प्लॉयज हैं जो एजुकेटेड भी हैं, लॉयर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं और ये भी हैं एजुकेटेड भी। तो बच्चों ऐसे 9 एम्प्लॉय हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। आपको बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक बार ध्यान से, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल गया, मैं वो और बताना चाहता हूं बच्चों। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि फॉर एग्जांपल ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो खाली लॉयर हैं और कुछ भी नहीं है बच्चों, जो खाली लॉयर हैं। खाली लॉयर का मतलब जिसको किसी की बाउंड्री टच नहीं कर रही, ना ट्रायंगल की बाउंड्री टच कर रही है, ना रेक्टेंगल की बाउंड्री टच कर रही है। ऐसे कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं? तो ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे 3 हैं बच्चों, क्योंकि ये देखो और कोई वैल्यू कहीं नहीं दी हुई। यहाँ आपकी 9 और 7 में कोई ना कोई, यहाँ रेक्टेंगल टच कर रहा है तो यहाँ ट्रायंगल टच कर रहा है। तो बच्चों आपकी ऐसी 3 वैल्यू हैं, 3 ऐसे आदमी हैं जो खाली लॉयर हैं। ओनली वर्ड हमेशा ओनली वर्ड दिया होगा आपको क्वेश्चन में, या केवल वर्ड हिंदी में दिया होगा। सेम इसमें केवल ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो केवल डॉक्टर हैं। केवल डॉक्टर का मतलब, केवल डॉक्टर का मतलब बच्चों यहाँ आपकी 5 वैल्यू है। इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको केवल एजुकेटेड दिए तो केवल एजुकेटेड आपके 10 है। इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों ज्यादा से ज्यादा। एक बार फिर आप सभी को कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब बच्चे बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई होंगे। एक बार बच्चों फिर मैं आपको बता दूं कि सब स्टार्टिंग से लेके आज तक जितने भी टॉपिक हुए हैं उन सब टॉपिक्स की रिवीजन आपको करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किसी भी बच्चे को ब्लैंक कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना बच्चों। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। अगर लास्ट टाइम आपको लग रहा है कि 15 मिनट बचे हैं और मेरे पास क्वेश्चन लगभग 20-30 के करीब बचे हैं, तो बच्चों उनमें से ज़्यादा जो आपको आते हैं वो उनको सोल्व करें। जो नहीं आते या ध्यान नहीं आ रहे कि सर ने या मैडम ने उस टाइम कैसे समझाए थे, उन क्वेश्चंस को छोड़ के टिक मार्क जरूर करें, क्योंकि इस पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जो आपको सर्कल है वो बहुत ध्यान से भरने हैं, बाहर नहीं निकालना, नहीं तो बाहर निकालोगे तो कंसीडर नहीं होगा वो आपका आंसर, चाहे आपने ठीक सोल्व किया हो। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। कल पेपर दे के आके एक बार ज़रूर बताना सर को कि किस कैसा हुआ है आपका एग्ज़ाम। ओके बेटा, थैंक यू।